हेलो क्लास 12th। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने हिंदी की किताब से बहादुर नामक कहानी का कथाशिल्प के आधार पर समीक्षा करेंगे। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकार अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए जाने वाले अत्यधिक कठोर एवं असभ्य व्यवहार पर आधारित कहानी है। अमरकांत हिंदी के उन कहानीकारों में से हैं जिन्होंने अपनी कहानियों में मध्य एवं निम्न वर्ग के प्रति सामाजिक जीवन की अमानवीय स्थितियों को एक यातनागार के रूप में प्रस्तुत किया है। सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आँखों को बुरी तरह मल रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, ठिगना चकैत शरीर, गोरा रंग और चपटा मुँह। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह की ही सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती तो कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया। उसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और कोई भी इस दुनिया में न होगी। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। पहले साले साहब ने असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनाया। वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था। और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धंधा में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता था। फल तोड़ कर खाता। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। और उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वह उससे बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका। बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर यहाँ क्यों आएगा? जरूर लौंडे ने इसको काफ़ी मारा है। वह गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दोगुनी पिटाई कर दी। उसको वहीं कराहता हुआ छोड़कर घर लौट आई। लड़के का मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरा होने को आया तो घर पहुँचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुस गया। फिर उसने घी की हंडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों
रुपयों में से 2 रुपया निकाल लिए। अंत में 9-2-11 हो गया। वहाँ से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था, जहाँ गोरखपुर जाने वाली बस मिलती थी। एक दिन लेखक के साले साहब एक नेपाली लड़के को लेकर लेखक के घर आते हैं। उसकी उम्र 12-13 वर्ष के लगभग थी। ठिगना चकरित, गोरा शरीर और चपटा मुँह। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने खड़ा था। उसे देखते ही लेखक को स्मरण हुआ कि उसके सभी भाई और रिश्तेदारों के यहाँ नौकर हैं। दोनों भाभी रानी की तरह बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती हैं, जबकि उसकी पत्नी निर्मला सुबह से शाम तक घर के कामों में व्यस्त रहती है। यह सोचकर लेखक का मन ईर्ष्या से जल उठा तथा निर्मला भी हर वक्त नौकर की रट लगाए रहती थी। यही स्मृति बहादुर को देखकर लेखक को नौकर रखने की आवश्यकता का अनुभव कराती है। साले साहब लेखक और उसके परिवार को बहादुर का परिचय देते हुए कहते हैं कि यह नेपाली लड़का है, जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था और इसके पिता युद्ध में मारे जा चुके थे। घर परिवार का भरण पोषण इसकी माँ करती थी। वह चाहती थी कि लड़का घर के काम काज में हाथ बटाए, परंतु शरारती प्रवृत्ति के कारण इसने एक बार उसी भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। इसीलिए माँ ने इसे बहुत मारा, जिसकी वजह से इसका मन माँ से कट गया और एक दिन यह माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपये निकाल कर वहाँ से भाग गया। तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा। दिल बहादुर साहब। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी थी। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर खाते पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह गया, ढंग सब्र सीख जाएगा, घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा तो उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यावहारिक उपदेश दे डाले थे। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। वह न किसी के यहाँ न जाए और न किसी का काम करे। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाए। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज़ से बोलना चाहिए। और भी बहुत सी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारता पूर्वक लड़के के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया। लेखक द्वारा लड़के का नाम पूछने पर वह अपना नाम दिल बहादुर बताता है। लेखक उसे अपने घर में नौकर बनकर रहने के फायदे बताते हुए कहता है कि तुम अपनी सभी शरारतें छोड़कर ढंग से काम करना और इस घर को अपना ही घर समझना। हमारे घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। यदि तुम हमारे घर में रह गए तो सभ्य बन जाओगे और घर के लड़कों की तरह पढ़ लिख जाओगी और तुम्हारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। निर्मला भी उसे नौकर बनने से पहले कुछ व्यावहारिक उपदेश देते हुए कहती है कि इस मोहल्ले में बहुत कुछ लोग रहते हैं। न तो तुम्हें किसी के घर जाना है, न किसी का कोई काम करना है। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो अभी आता हूँ कहकर खिसक आना। तुम्हें घर के सभी सदस्यों से आदर व सम्मान से बोलना होगा तथा अपनी हिदायतें समाप्त कर बड़ी उदारता के साथ वो उस लड़के के नाम से दिल हटा देती है। अब उसका नाम केवल बहादुर ही बचता है। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। इसी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते तथा तरह तरह के प्रश्न करते। ऐ तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? ऐ तुमने शेर देखा है? ऐसी ही बातें। उससे पहाड़ी गाने की फरमाइशें की जाती। घर के लोग
भी उससे इसी प्रकार की छेड़खानियाँ करते थे। वह जितना उत्तर देता उससे अधिक हंसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती कि बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते। मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को तलती भूनती हैं। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि माँ 150 महीनावारी उस पर भले ही खर्च हो जाए, पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। वह नेकर कमीज तो उसी रोज लाए थे और कपड़े भी बन रहे हैं। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लाता था। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता। मिनट भर में वह पेड़ की पुलई पर नजर आता। निर्मला छाती पीट कर कहती, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। वह रसोई बनाने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी रोटी बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए वो कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था, माताजी मेहनत न करें, तकलीफ बढ़ जाएगा। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर बालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में वह भी आता, एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह कोई बहुत मामूली सी घटना की रिपोर्ट देता, बाबूजी बहन की एक सहेली आया था, या बाबूजी भैया सिनेमा गया था। इसके बाद वो इस तरह हंसने लगता गोया बहुत ही मज़ेदार बात कर दी हो। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। निर्मला कभी कभी उससे पूछती, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती? नहीं, क्यों? वह मारता क्यों था? इतना कहकर वह खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। और वह और भी हंसता था। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर से एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तरे पे बैठ जाता था और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता, जो बाई ओर काफ़ी झुकी रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बड़ी ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और चीज़ें उसकी जेब से निकलकर उसके बिस्तर पे सज जाती। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज़ की नावें। कुछ देर तक वह उनसे खेलता। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम नहीं समझ पाते थे, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती थी, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रही हो। बहादुर अत्यंत परिश्रमी लड़का था और अपनी मेहनत से पूरे घर को न केवल साफ सुथरा रखता था, बल्कि घर के सभी सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता था। उसके आने से परिवार के सभी सदस्य बड़े ही आराम तलबी एवं कामचोर आलसी बन जाते हैं। इतना काम करने के बावजूद वह हमेशा हंसता रहता। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। वह रात में सोते समय कोई न कोई गीत अवश्य गुनगुनाता था। दिन मज़े में बीतने लगे। बरसात आ गई, पानी रुकता था और बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा। मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था।
दूसरे के बच्चों की मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता था। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिनके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है, घर के सदस्य की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है। पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है, ये तो कई बार कह ही चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा, और वही हुआ। निस्संदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ चिकना रहता, कपड़े चमाचम सफ़ेद। निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई। अब कोई एक खर भी न टसकाता था। किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज़ देता, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना। इसी तरह की फरमाइशें। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता था। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे के पहले न उठते थे। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफ़ी शान शौकत और रोब दाब में रहने का कायल था, और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए, कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी, रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए, और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती। जब ऐसा होता तो किशोर गर्जन तर्जन करने लगता, उसको बुरी बुरी गालियाँ देता और उस पर हाथ छोड़ देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता चुपचाप। देख बे, किशोर चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते होलिया टाइट कर दूंगा। शाला काम चोर, करता क्या है तू, बैठा बैठा खाता है। रोज़ ही कोई न कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया, पर वह नहीं माना, तो मैंने सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है, बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूर पे खड़ी होकर हाँ हाँ करती हुई मना करती थी। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा तथा गालियाँ दी तो उसने काम करने से इनकार कर दिया। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते, मैंने उससे पूछा। बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया, वह रोते हुए बोला। मैं जानता था किशोर उसको और भी भद्दी गालियाँ देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा, जो उसे बर्दाश्त न हुआ। निस्संदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर गृहस्वामी होने के कारण मुझ पर और भी कुछ दायित्व थे। मैंने उसे समझाया, बहादुर, ये आदतें ठीक नहीं। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा। मेहनत करना अच्छी चीज़ है। जो उसे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा। जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगे, नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो सब खत्म, अब काम धाम करो। वो चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और भी गड़बड़ शुरू हो गई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसीलिए वह रोटी बनाने का काम भी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदत खराब हो जाती है। महीन खाने से उसकी आदत बिगड़ जाती है। यह बात निर्मला को जच गई और रात में उसने ऐसा की है। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके से उठ गई और बहादुर का मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। क्या हो गया रे, निर्मला ने पूछा। कुछ नहीं, वह बोला। चल चुपचाप अपनी रोटियां बना। तू सोचता कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी?
तो कोई घर का लड़का है, नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। तीता तो इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई और इनको अलग करके इनके साथ भेद किया। वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है, समझ जा। रोटियां नहीं सीखेगा तो भूखा रहेगा। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्से में बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। सुअर कहीं के, इसीलिए तुझे किशोर मारता है, इसी वजह से तेरी माँ मारती होगी। चल बना रोटी। मैं नहीं बनाऊँगा। मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सिखवा दी थी। वह रोने लगा था। तो क्या मैं तेरी माँ हूँ कि तू मुझसे जिद कर रहा है? घर के लड़कों के बराबर बन रहा है। मारते मारते मुँह रंग दूँगी। पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने भी उसे डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर भूखा ही रहा। सवेरे उठकर वह पहले की तरह हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी। अपनी बनाई रोटी और भदी रोटियों को देखकर वो खिलखिलाने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया। वह उससे कुछ चिढ़ गई थी। अब बहादुर को कोई भी गलती हो तो वह उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए। कभी कभी तो एक गलती के लिए उसको दोनों मारते। बरसात बीत गई। आकाश दरबड़ की तरह स्वच्छ दिखाई देता। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिख दी कि उसका लड़का मेरे पास मज़े में है और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे भेज दिया करूँगा। लेकिन कई महीने के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने बहादुर से कह दिया कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो लेता जाएगा। पर अब बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी थी। शायद उसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो। मैं कभी कभी इसको रोकना चाहता था, फिर यह सोचकर चुप लगा जाता कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। वह बीवी बच्चों के साथ थे। वह अपने किसी खास संबंधी के आए थे तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए थे। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी। पर इसी समय एक घटना हो गई। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। फिर उन्होंने चारपाई के अंदर झाँक कर देखा। अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर पड़े हुए कागजों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। क्या बात है? मैंने पूछा। रिश्तेदार की पत्नी ज़बरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताए? 11 रुपये साड़ी के खोट से निकालकर यही चारपाई पे रखे, पर वे नहीं मिल रहे हैं। आपको ठीक याद है ना? हाँ, अच्छी तरह याद है। ये रुपए मैंने खोट में बांध कर रखे थे। रिक्शे वाले को देने के लिए खोट खोला ही था, फिर वो रुपए चारपाई पर रख दिए थे। ये 4 रुपए की मिठाई मंगा लूँगी और कुछ बच्चे के हाथ पे रख दूँगी। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही लाती। इसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा भी नहीं लगता। बताइए, अब तो मैं कहीं की न रही। फिर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा था, जरा उससे पूछिए ना। वो इधर आया था, कुछ देर तक यहाँ खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया। अरे नहीं, वह ऐसा नहीं है, मैंने कहा। यू डू नॉट नो दिस पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, रिश्तेदार ने कहा। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। वह सिर झुकाकर आटा गूँथ रहा था। उसके चेहरे पे संतुष्टि एवं प्रफुल्लता थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दी। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है? न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा। जी बाबूजी, इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय उत्तर दिया। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। तुम यहाँ खड़े नहीं थे, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। फिर तेजी से बाहर चले गए। देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए रुपए रखे थे। मैं तो बुरी फंसी। अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं। मैं तो बाहर नमक लेने गया था। सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा। मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुँह काला पड़ गया था। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैंने सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वो बता देगा
तमाचा खाकर वो गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों में से आंसू गिरने लगे। मैंने नहीं लिया। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उसने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसे दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। पर दरवाजे के पास उसने धीरे से बोले, देखो तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपये दे दूँगा। पर बहादुर ने इनकार किया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींच कर ले गए, जैसे पुलिस को देने ही जा रहे हों, लेकिन आगे बढ़कर वो रुक जाते और उससे धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगे। अंत में हार कर उन्होंने छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं, किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा आया होगा या ज़मीन में गाड़ आया होगा। मैं तो इन सबों को खूब जानता हूँ, भालू बंदर से कम थोड़े होते हैं। ये चलिए, इतना नुकसान लिखा था। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया और 2-4 तमाचे जड़ दिए, पर वह नहीं करता रहा। इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुरदुराया करते। किशोर तो उसकी जान के पीछे पड़ गया था। वो उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। एक दिन मैं दफ्तर से विलम्ब से आया। आंगन में निर्मला चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों का पता नहीं था। केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी नहीं जली थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए रखे थे। सारा घर जैसे काट रहा था। क्या बात है, मैंने पूछा। बहादुर भाग गया। भाग गया क्यों? पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं। सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था। हमेशा माता जी किए रहा। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन में सिलवट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था। सिल हाथ से छूट कर गिर गई और 2 टुकड़े हो गए। शायद इसी डर से भाग गया कि लोग मारेंगे, पर मैं उसको इसके लिए थोड़ा ना कुछ कहती। क्या बताऊँ, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं है। कुछ ले गया, यही तो अफसोस है। कोई सामान नहीं ले गया। उसके कपड़े, उसके जूते, उसका बिस्तरा सभी छोड़ गया है। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़े, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पहना उड़ाकर भेजती। हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपए रख देती। 2-4 रुपये और अधिक दे देती, पर वह तो कुछ ले ही नहीं गया। और वे 11 रुपये, अरे वह सब झूठ है। मैं तो पहले से ही जानती थी ये लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते, इसीलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए प्रपंच रच रहे हैं। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं? कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी भी गलती से घर पर ही छोड़ते हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ हौड़ लग रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है। उसने सारा शहर छान मारा, पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा, एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ कर लेता और कभी जाने नहीं देता। उससे माफ़ी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया वह। अगर वो कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैं चिल्लाना चाहता था, पर भीतर ही भीतर मेरा कलेजा जैसे बैठा जा रहा हो। मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। मैंने आंगन में नज़र दौड़ाई। एक और स्टूल पर उसका बिस्तर रखा था। अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे। स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसके सामान निकालने लगा। वही गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, प्लेट, कागज़ की नावें आदि। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसीलिए रोटी बनाने का काम बहादुर से न करवाकर स्वयं करती। परंतु मोहल्ले की किसी औरत ने उसे भड़का दिया था कि परिवार के लिए
रोटियां बनाने के बाद बहादुर से कहे कि वो अपनी रोटी खुद बना लिया करें। यदि तुम नौकरों को पतली पतली रोटी बनाकर खिलाओगी तो उनकी आदतें खराब हो जाएंगी। निर्मला के दिमाग में वो उस औरत की बात घर कर जाती है और अब वह बहादुर के लिए रोटियां सेकना बंद कर देती है। लेकिन बहादुर जो है अपने लिए रोटियां नहीं सेकता। निर्मला कई बार उसे रोटियां सेकने के लिए कहती है, परंतु बहादुर रोटियां बनाने के लिए मना कर देता है। निर्मला का गुस्सा बढ़ जाता है और वो लपक कर उसके माथे पर 3-4 थप्पड़ जड़ देती है। निर्मला बहादुर से चिढ़ जाती है। अब वह हर छोटी गलती पर उससे मारती और गालियाँ देने लगती है। एक दिन निर्मला के रिश्तेदार अपने पूरे परिवार के साथ उसके घर आते हैं। चाय नाश्ते के बाद बातचीत के दौरान अचानक रिश्तेदार की पत्नी अपने 11 रुपये खो जाने की बात करती है। सभी बहादुर पर संदेह करते हैं। बहादुर लगातार मना करता है कि मैंने रुपए नहीं लिए, फिर भी उसे डराया धमकाया जाता है तथा लेखक द्वारा पीटा भी जाता है। इसके बाद निर्मला भी उसे डराती धमकाती है, 2-4 तमाचे भी जड़ देती है। तब भी बहादुर अपने निर्दोष होने की बात करता है, परंतु उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। और चोरी की घटना के बाद घर के सभी सदस्य बहादुर को घिरा हुआ संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं और उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगते हैं। बहादुर भी अब उदास रहने लगता है। अब उसके मन में घर वालों के प्रति कोई अपनापन व लगाव न रहा। बहादुर को पहले की अपेक्षा अधिक डांटा व मारा जाता है। उससे अब गलतियाँ व भूलें अधिक होने लगती हैं, जिस कारण अब वह काम में भी लापरवाही करने लगता है। एक दिन उसके हाथ से सील छूटकर गिर गई और उसके 2 टुकड़े हो गए। पिटाई के डर तथा लोगों के क्रूर एवं असभ्य व्यवहार से तंग आकर वह अपना सारा सामान घर में ही छोड़कर कहीं चला जाता है। निर्मला, उसके पति एवं किशोर उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। वे जानते थे कि रिश्तेदार के रुपये उसने नहीं चुराते। अंत में सभी बहादुर पर स्वयं द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगते हैं। बहादुर कहानी का शीर्षक आकर्षक व मुख्य पात्र पर आधारित है। अमरकांत जी की कहानी के शीर्षक व्यक्ति विशेष से संबंधित है। संपूर्ण कहानी की कथावस्तु घटनाएं बहादुर के इर्द गिर्द घूमती हैं। बहादुर कहानी का शीर्षक अत्यंत सरल, संक्षिप्त एवं रोचक है, जो पाठक के मन में कौतूहलता उत्पन्न करता है। अतः शीर्षक की दृष्टि से बहादुर कहानी सफल व सार्थक है। बहादुर कहानी का उद्देश्य। अमरकांत जी ने बहादुर कहानी में सामाजिक ढांचे के भीतर आर्थिक विषमताओं के बीच जीवन जीने वाले 2 भिन्न वर्गों के यथार्थ को चित्रित करने के साथ साथ उन्होंने बाधित बचपन की कहानी को भी गति प्रदान की है। 12-13 वर्ष की उम्र के बहादुर का बचपन जीवन में लगातार आने वाली बाधाओं से खाली ही रह गया। पहले माँ की और फिर निर्मला की हृदयहीनता उसके बचपन व किशोरावस्था के संधिकाल के स्वाभाविक विकास में बाधक बनती है। जानवरों की भांति क्रियाकलाप करते हुए उसका अलमस्त रहना और हर पीड़ा के बाद सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने लिए खुशी ढूंढ लेना बहादुर द्वारा बचपन को बचाए रखने का प्रमाण है। इसके साथ ही कहानीकार ने उस विसंगति को उजागर किया है जहाँ मध्य वर्ग की मानसिकता अपने ही वर्ग के विरोध में खड़े होकर उच्च वर्ग में शामिल होने की आकांक्षा को दिखाकर मानवीय संवेदना को जागृत करना ही कहानी का मुख्य उद्देश्य है। पात्र और चरित्र चित्रण। बहादुर कहानी मुख्य पात्र बहादुर है तथा लेखक निर्मला, किशोर, रिश्तेदार, साले साहब, बहादुर के माता पिता गौड़ पात्र हैं। कहानी की संपूर्ण कथावस्तु बहादुर के चरित्र पर टिकी हुई है तथा कहानी और शीर्षक भी चरित्र प्रधान है। कहानीकार ने निम्न वर्ग व मध्यम वर्ग की आंतरिक वास्तविकताओं को उनके स्वभावगत रूप में पात्रों का चरित्र चित्रण किया है। सभी पात्र कहानी की कथावस्तु के अनुरूप दृष्टिगत होकर अपनी अपनी मनोवैज्ञानिकता को प्रस्तुत करने में सफल होते हैं। प्रस्तुत कहानी का आरंभ लेखक द्वारा आत्मकथात्मक शैली से होता है।
परंतु कहानी के मध्य में कथोपकथन संवादों का सटीक प्रयोग हुआ है। कहानीकार ने सरल, संक्षिप्त, रोचक व गतिशील संवादों का सटीक प्रयोग कर कहानी के विकास को निरंतर गति दी है। जैसे चल बना रोटी, नहीं बनाऊंगा, जी नहीं बाबूजी। अतः कहा जा सकता है कि कहानी के कथोपकथन संवाद पाठानुकूल व स्थिति के अनुकूल सजीव बन पड़े हैं।